स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो क्लास 10th की साइंस की है। इसमें मैं फिज़िक्स का चैप्टर लाइट उठाया हूँ। लाइट का फुल चैप्टर, लाइट को देखिए मैंने दो भागों में बांटा है। यहाँ पे कोर्स आपके पास दो का है, एक तो रिफ्लेक्शन प्लस और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको रिफ्लेक्शन पूरा चैप्टर एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ विद न्यूमेरिकल। तो अंत तक देखते रहो, अंत में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर इनफ है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आपके पास को मैं देखो इस वीडियो को मैंने लिखा हुआ है पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 2 लिखा हुआ है, पार्ट 1 में मैंने कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन समझा के रखी हुई है। तो आप उसको ज़रूर देखो, ये आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कभी भी कोई भी रे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना, कम से कम आपसे अगर कभी भी प्रैक्टिकल में पूछता है कि अगर आपको किसी भी मिरर से इमेज बनानी है तो कितने लाइट रे की ज़रूरत होगी, तो आप बताओगे मिनिमम 2। कितने लाइट रे? 2 लाइट रे की ज़रूरत होगी मिनिमम। ये क्या है? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 2 लाइट रे की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब कोई भी लाइट रे या तो आपकी पैरेलल हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, ठीक है, या फिर पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, या फिर फोकस से गुजरेगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है, या फिर पोल से जाएगी। ठीक, कौन सी? पोल से। तो ये 4 कंडीशन है जहाँ जहाँ से रे पास हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अब देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो लाइट रे हमेशा क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छा, ध्यान देना कि आपको हमेशा लाइट रे में ये एरो दर्शाना है। ठीक है, ये एरो आपको शो करता है कि लाइट रे की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में भी यही कांट रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही कांड रहेगा। मतलब दोनों में नियम एक ही है कि अगर कोई भी पैरेलल रे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। अब डिपेंड करता है, देखो कॉनकेव मिरर से अगर जाती है तो लाइट रे जो है वो आपको दिख रही है कि सीधा सीधा रिफ्लेक्शन बैक होकर के फोकस से होकर जा रही है। बट कॉन्वेक्स मिरर में फोकस आपका दूसरी तरफ होता है, इधर पाया जाता है। तो जो हमारी रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें मालूम चलता है कि ये फोकस से होकर आ रही, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई क्या आपको? चलो, अच्छा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है,
तो डॉट डॉट लाइन, ये जो है डॉट डॉट लाइन है, ये आपको शो कर रहा है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है आपको पता होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इस पर एक खींची गई इमेजरी लाइन जो कि इस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ठीक, ओके। चलो, एक तो आपको पता चल गया कि जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फोकस से होकर जाएगी। तो अगर लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फिर जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होगे, यहाँ से हमने मान रखा, देखो इंसिडेंट रे क्या है, ये वाली है, ये वाली जो रे है आपकी इंसिडेंट रे है, इस पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। अब ये रे फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रे रिफ्लेक्ट बैक होकर के जा रही है। तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा हमेशा। ठीक, क्या बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगला क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जब पास होगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस चली जाती है। ठीक है, यही कॉन्वेक्स मिरर में भी है। अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने कहा कि आपके पास 3 कंडीशन हो गई, और चौथी कंडीशन जो कि बहुत कम यूज़ किया जाता है वो है, यदि लाइट, यानी अगर लाइट आपकी पोल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, लाइट रे, ठीक, लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो करके उतने ही एंगल से, ठीक है, उतने ही एंगल से, यानी जो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट ये आई है ऊपर से तो ये क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी है, अगर पोल से ये लाइट रे जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के अलग डायरेक्शन में उतने ही एंगल, यानी एंगल आई एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, बात क्लियर हो गई क्या? ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, जिन बच्चों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले इसका। देखो, अब क्या है कि अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्थिति पर, यानी कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रख सकते हैं। पहले जान लो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। हम लोग इनफाइनाइट पे रख सकते हैं,
इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होगी, सबसे पहले ये जाननी है हम लोग को कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होती क्या है। साइंस की भाषा में इनफाइनाइट डिस्टेंस आप जहाँ तक देख सकते हो, जहाँ तक आप एक जगह पे खड़े होकर के देख सकते हो आसानी से, आसानी से जहाँ तक आप देख सकते हो, या फिर जहाँ तक आप बोल सकते हो कि हाँ हम एक लड़का मान लीजिए कि आपसे 10 किलोमीटर तक की दूरी पर खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, किलोमीटर में तो आप जा ही नहीं सकते, तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ये यहाँ तक आप नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो ये जो 1 किलोमीटर है आप कम से कम देखो, कम से कम 100 मीटर तक तो देख सकते हो, ठीक है, आसानी से 25 मीटर तक देख सकते हो, चलो देख सकते हो क्या, इतना नहीं देख सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है। तो यही डिस्टेंस क्या कहलाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। देख तो सकते हो, मतलब उस इनको दे मेरे कहने का मतलब ये था कि आप देख नहीं सकते, मतलब क्या है कि उसकी जो पिक्चर होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट होगी आपको छोटी सी दिखेगी, ठीक है, स्मॉल होती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे आपके करीब आएगा यानी डिस्टेंस कम होगा, वैसे वैसे आपकी रियल ऑब्जेक्ट की साइज़ दिखेगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है कि एक मिनिमम डिस्टेंस से अधिक दूरी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो मैंने बताया कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख सकते हो, फिर थोड़ा और करीब यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है। ठीक, इस तरीके से। और कंडीशन क्या बन सकती है कि सेंटर फोकस पर हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। तो बस इतनी कंडीशन बनेगी। अगर पोल के ऊपर हुआ, यहाँ पे अगर वो आप बोलते हो कि पोल पे क्यों नहीं हो सकती, अरे भाई पोल पे अगर होगी तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी आप ही के ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब आप कैसे देख सकते हो, ठीक है, आप अपनी तस्वीर खुद कैसे देख सकते हो जब तक आपके पास मिरर ना हो। ठीक, बात समझ में आई। तो हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, ना कि अपने आप को। अगर मिरर सामने है तो आप खुद की तस्वीर देखोगे खुद में, या फिर उस पे उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम हो जाएगी। ठीक, यानी आपकी डिस्टेंस और जिसको आप देख रहे हो वो उस दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम, यानी वहाँ पे डिस्टेंस इज़ 0 हो जाएगी। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो मैंने कहा कि 2 रेज लेंगे, तो इनफाइनाइट पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रे जो आएगी हमेशा पैरेलल होगी, ध्यान रखना। तो पैरेलल रे पहले लिया मैंने, ये कहाँ से जाएगी, अभी मैंने बताया कि कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे है मिरर पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो फोकस से गुजरता है। तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड रे आपकी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये फोकस से होकर जाएगी। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो होगा आपका फोकस। अच्छा, अगर फोकस पर आप, इसका मतलब जो इमेज है इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर। और
फोकस पर होगा और ये क्या होगा, पॉइंटेड होगा। ठीक है, पॉइंटेड होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी मैं आगे प्रोवाइड करवा दूंगा एक चार्ट जहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको लिखना है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेट होगा। देन उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ से तीन चीज़ें पूछी जाती है। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज हमें मिलेगा वो क्या, एक तो रियल होगा, रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, इन्वर्टेड मिलेगी और पॉइंटेड मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे है ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग क्या लेंगे, पहला तो पैरेलल रे जाएगी जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से होकर के गुजरती है। फिर दूसरी आप जो कन्वीनियंट रे होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे फॉर्मेट होगा, इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन। ठीक है, फोकस के बिटवीन मिलेगा। ठीक, और हमेशा रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मिलेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो बात समझ में आ गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये थर्ड कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहला रे क्या होगा, रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर के जाएगा फोकस से। दूसरा होगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आप ले नहीं सकते हो, तो इसलिए फोकस से ले जाओ। तो जब फोकस से कोई भी रे इंसिडेंट हो करके कोई भी रे इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, और आफ्टर आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, यानी ये वाली रे और ये वाली रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये रियल है, रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो इमेज का साइज होगा, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। और इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है आपको, इन्वर्टेड होगा ही होगा। ठीक, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या आप लोग को? और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा अगली वीडियो में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। तो पहली रे तो आपको पता ही है पैरेलल जाएगी, जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से होकर जाएगी। दूसरी क्या होगी कि हम लोग ऐसा करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप रे को तो पीछे से भी ले सकते हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से रे, देखो रे तो आपकी ऐसे भी जा सकती है ना, लाइट रे ऐसे भी तो जाती है, पीछे भी तो आपका इमेज बनता है। तो देखो यहाँ से रे आपकी पीछे गई किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि अच्छा
लेकिन रे तो आपको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मिरर पे ही डालना पड़ेगा। तो ये रे मिरर पर गिरती है, ठीक। उसके बाद जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। अच्छा, इस रे को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये आपकी जो फोकस से होकर जा रही थी रे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ए डैश पर कट करती है, जहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेट होता है, जो कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा। पहला तो रियल, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से के पीछे होगा, ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी देखो पीछे है कि नहीं, ठीक, रियल इमेज, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब कहाँ पे आ सकता है, फोकस पर। पहला रे क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल रे जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, फोकस से जब चली गई तो चलो, अच्छा फोकस से ले गए, फिर उसके बाद सेकेंड रे का दिक्कत आया, सेकेंड रे फिर से उसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर पर गिरना ज़रूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे रे को और ये मिरर पर डालेंगे। तो ये जैसे ही मिरर पर पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। उसी तरीके से ये क्या होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, ये वाली रे और फोकस से आने वाली रे आपस में हो जाएंगी पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। इससे जो आपका इमेज होगा, जो आपका इमेज होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। पहली बात तो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा, और आपका ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ा इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज होगा रियल, रियल इमेज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमेशा उसका इमेज फोकस पर बनता है, और जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर होगा तो उसका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में है, ये आपका इसके बीच में ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि पहला रे पैरेलल जाता है। देखो यहाँ पे पैरेलल नहीं लिया गया है, फिर भी मैं बता दूँ आपको, आप ले सकते हो पैरेलल रे, ठीक है। आप पहले तो इससे समझ लो, तो मैंने बताया था कि आपको फोर्थ कंडीशन की पोल से होकर जाती है रे, तो जब पोल पे रे जाती है तो हम वहाँ पे मैंने बताया कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी ये इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया गया है, जो कि मिरर पे पड़ना ज़रूरी है। अब देखो इसकी और ये वाली रे, इनके बीच का जो देखो डिस्टेंस, यहाँ से देखो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, यानी इनफाइनाइट तक जाते जाते डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर के पीछे रे को बढ़ाते हैं, जिसको हमने डैश डैश करके दिखाया है।
और जब बढ़ाते हैं दोनों रे को तो ये इंटरसेक्ट करती हैं ए डैश पर। तो हमें यहाँ पर एक इमेज मिलती है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, जो कि क्या होती है, इमेजिनरी 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 इमेज होती है, ठीक है। और यह, ठीक है, और ये कहाँ पे बनेगी, आपके मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक। ध्यान रखोगे आप लोग, इतनी कंडीशंस होती है। देखो एक तरीका और है, आप शो कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है, ये वाला इमेज तो बहुत इजी है। उसमें देखो उस वाली इमेज में क्या होता है, देखो उस वाली इमेज में मैं बता दूं आपको क्या सिस्टम है कि मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज जाती है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, और आप एक तो पैरेलल रे लेते हो जो कि इस तरीके से होती है, और आपको पता है कि पैरेलल रे हमेशा किधर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के किधर से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो जब फोकस से होकर जाती है तो आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि इनफाइनाइट तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको कुछ इधर कट करते हुए मिलता है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो तो एकदम सीधी है, उसी डायरेक्शन में है। तो इमेज जो यहाँ पे फॉर्मेट होता है वो इमेजिनरी होता है, क्योंकि हमने रेस को आगे बढ़ा करके बनाया है, इमेजिनरी फॉर्मेट होता है। अच्छा ये जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज से छोटा होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको। चलिए फिर अपने लाइन में चलते हैं। चलो, तो आप इससे भी कर सकते हो, और जो अभी मैंने बताया उस वाले विधि से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है। क्या है कि अगर इनफाइनाइट पे होगी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज की पोजीशन फोकस पर होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि पॉइंटेड साइज का होगा, यानी छोटा सा होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर सी के पीछे है तो एफ और सी के बीच में बन रहा था, वो भी डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज का था, रियल और इन्वर्टेड था। फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था और सेम साइज का बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड था। इसके अलावा बिटवीन सी और एफ के बीच में है तो सी पर बन रहा था और बड़ा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था बियॉन्ड सी, ठीक है। और अगर फोकस पे होता था तो वो इनफाइनाइट पे बन रहा था और हाईली इनलार्ज्ड यानी बहुत बड़ा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड वहाँ पे भी। बट जब पोल और फोकस पर रखा होता है ऑब्जेक्ट तो मिरर के पीछे बनता है, यानी बिहाइंड द मिरर, और इनलार्ज्ड होता है, बड़ा होता है, बट वर्चुअल होता है। इमेजिनरी भी कह सकते हो और वर्चुअल भी कह सकते हो। एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। आप देख रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसे खड़ा था, तो इमेज हमारा फॉर्मेट हो रहा था इस तरीके से। बट जब हमने पोल और फोकस पे लिया तो हमारा इमेज जो है कुछ ऐसे फॉर्म बन रहा था। तो मतलब दोनों की हेड टू हेड, हेड जो है वो सेम डायरेक्शन में थी, इसलिए वहाँ पे इरेक्ट बोला जाता है, ठीक। क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट में कर देना, तो आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्या होता है,
ठीक है। कहाँ कहाँ पे कॉनकेव मिरर, बहुत यहाँ से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऑप्शन आते हैं, जो MCQ होता है आपका, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ज़रूर यहाँ से आपको पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखो। कॉनकेव मिरर आर हाईली कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में इस्तेमाल करते हो, सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हो, व्हीकल की हेडलाइट्सों में इस्तेमाल करते हो। क्यों? टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ताकि पूछा जाता है कि व्हीकल की हेडलाइटों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल सके। क्या? पावरफुल पैरेलल बीम हमें मिल सके। ठीक है, ठीक। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस, आपके फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए। तो यहाँ पे हर एक वर्ड में जहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डेंटिस्ट अब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ये इमेज को टीथ जो होगी, यानी दांत जो देख रहा होगा, उसकी इमेज को क्या कर देगा? लार्ज कर देगा। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में ये इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि सोलर लाइट्स जो होती है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से एक प्लेट होती है, आपने देखा होगा कुछ ऐसा गोल गोल सा एक प्लेट होता है, वहाँ से लाइट रे इस तरीके से आती है और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये लाइट को क्या करती है? कंसंट्रेट करती है। तो कंसंट्रेट का मतलब ये होता है। ठीक। अब कंसंट्रेट से भी आपको मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये इसका क्या कहानी है कंसंट्रेशन का। देखो, जब आप कॉनकेव मिरर में, जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाया था, तो मैं छोटे छोटे से ही दिखा देता हूँ कि आखिर क्या है। कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जब इमेज आपकी जो इमेज बता रहा हूँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो पैरेलल रे हमेशा ली जाती है, तो पैरेलल रे ही आती है। तो पैरेलल रे हमेशा क्या होती है? फोकस से गुजरती है, तो फोकस पे यानी फोकस्ड होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेट। तो ये क्या कर रही है? लाइट रे को एक जगह पे फोकस्ड कर रही है, यानी कंसंट्रेट कर रही है। और हमारा सन कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। आप डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हो कि अरे देखो 10 किलोमीटर पर है या 5 किलोमीटर पे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत कम पूछा जाता है इस पे। देखो, कहीं पर भी अगर इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर बनेगी, इसमें भी जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो कि पोल के पीछे है, बिहाइंड द पोल, तब आपका क्या होगा? बिहाइंड द पोल हमेशा आपको पता है, आप थोड़ा सा इस वाली इमेज को रिवर्स कर लो। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर में और यहाँ पे इमेज बन रही है, बस यही चीज़ यहाँ पे उल्टा कर दो। ठीक। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, बड़ा होगा और छोटा सा इमेज इधर बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? तो देखो, एक तो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी जाएगी पैरेलल और फोकस से होकर जाएगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे देखो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो फोकस एट द फोकस पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। हाईली डिमिनिस्ड यानी बहुत छोटा होगा, पॉइंटेड साइज का होगा। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो, वर्चुअल और इरेक्ट क्यों कहा गया है? कि यहाँ पे इधर बन रहा है। ठीक है, अगर इस साइड में बनता तो ये आपका रियल इमेज होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? रियल इमेज क्या है
कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में अगर आपका इमेज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसके विपरीत डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर इमेज फॉर्मेट हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, तो अगर इनफाइनाइट यहाँ से आप लोग देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रियर व्यू, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। इसको देखो, रियर व्यू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंग्स मिरर इन द व्हीकल्स। रियर व्यू आप देखे होंगे जो आप हेड लाइट आपके जहाँ पे आप लोग पकड़े रहते हो उसका जो, अरे यार, गाड़ियों को देखने के लिए जो विंग्स लगी होती है ना गाड़ियों में, स्कूटर में, या फिर साइड मिरर जिसे कहा जाता है, साइड मिरर, ठीक है। These mirrors are fitted on the side of the vehicles, enabling the driver to see traffic behind him or to facilitate safe driving। तो ये ज़रूर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outward. Thus, convex mirror enable to drive to view much larger area। मतलब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल क्यों गाड़ियों में करते हैं, क्यों कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं कर लेते? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर्ड करता है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है वो उसके क्या होती है, जहाँ पे उसके उभरे हुए तल यानी जो आउटवर्ड होता है, मिरर का आउटवर्ड डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर्ड करती है। ठीक, आप देखते हैं साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप सिंपल से समझ लो। मैं यहाँ पे एक वाइट पेज में बता देता हूँ सिंपल सा। जैसे कि ये आपका एक मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, ये आपका फोकस है, और ये मान लो सी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है 2f, ठीक है, और इसको हम लोग r भी कहते हैं। और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं u। और इसके बाद जो इमेज फॉर्मेट होता है, मान लो कि इमेज यहाँ पे फॉर्मेट होता है, माने क्या, हमें पता ही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो होती है उसका हमेशा इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, v, ठीक है। तो v होगी इमेज की पोल से डिस्टेंस। तो अब देखो, आपको पता है कि ये एक्सेस होती है, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सेस होती है और यहाँ पे निगेटिव x एक्सेस होती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर, किस डायरेक्शन में है, निगेटिव x डायरेक्शन में है। तो u क्या होगा, माइनस u होगा, v क्या होगा, माइनस v होगा, और f क्या होगा, माइनस f होगा, ठीक है। सारी चीज़ें माइनस f में होगी। अगर मान लो कि हमारा जो लास्ट कंडीशन बना था वहाँ पे इमेज फॉर्मेट हो रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वहाँ पे v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में अब तो इससे पता चल सकता है कि हम लोग कहेंगे कि कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो आपका जो लास्ट केस होता है वहीं पर आपका v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी u और f हमेशा क्या होगा, u और f हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। और जबकि हम लोग अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें,
तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? अच्छा, ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेट होता है, तो ये v है, v की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, u की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव, बट फोकस आपका इस तरफ होता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होगा वो होगा पॉजिटिव, और v होगा पॉजिटिव, बट u होगा निगेटिव। तो ये निशान आपको याद रखना है, साइन। देखो बाकी चीज़ें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। बाकी इतना ज़्यादा पढ़ के आप लोग बोर हो जाओगे, जितना मैंने समझा दिया है वही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में यानी नीचे है, इन्वर्टेड है, तो हाइट क्या हो जाएगी? निगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो मिरर फॉर्मूला आपके में इसका प्रूफ नहीं है, बस आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वस टू 1/u+1/v, यानी बड़ा बड़ा से अगर लिखा जाए तो 1/f इक्वस टू 1/v+1/u। ठीक है, यही एक मिरर फॉर्मूला है। ठीक, और ये दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको कार्टेशियन साइन तो आपको ध्यान ही रखना है, न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई यानी बड़ा करना, किसी भी इमेज को बड़ा करना। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ को बड़ा करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन। TION जहाँ पे भी लग जाए आप ध्यान रखना, दिस इज़ अ प्रोसेस। तो मैग्नीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैग्नीफिकेशन को आप लोग डिफाइन किस तरीके से कर रहे हो? इट इज़, देखो, it is expressed as the ratio, it is expressed as the ratio, it is expressed as the ratio, इसको मैं थोड़ा सा, it is expressed as the ratio of the height of the image, height of the image to the height of the object, to the height of the object, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन, यानी स्मॉल m। ठीक है, इट इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो m इक्वल्स टू h'/h। तो आपको साइन जब वैल्यू रखोगे तब आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखो इसके अलावा क्या है कि अगर मान लो कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन देखना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो हाइट नहीं दी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तब क्या करोगे? मतलब ऐसे तो आपको पता ही है कि हाइट तो होगी ही होगी, बट क्वेश्चन में ना दिया हो तब क्या करोगे? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, एंड इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, तब क्या करोगे? तो हाइट का डिस्टेंस क्या होता है? -v, इस v, अच्छा ये होगा आपका -v/u। क्या होगा? -v/u। क्या बात क्लियर हो गई क्या आप लोग को? और आप जब वैल्यू, जब सवाल करोगे तो वैल्यू आपको प्लस या माइनस साइन कन्वेक्शन के हिसाब से, जो कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, उस आधार पर रखना है। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ radius of curvature of 3
meter if a bus is located at 5 meter from this mirror. Find the position, nature and size of the image. तो इस को मैं छोटा करके ऊपर कर देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये देख लो। अभी मैं सब बताता हूँ और इसका इमेज भी फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके से आप देखो। एक कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। और ये जो मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ जो, तो देखो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 3m, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 मीटर, लो मीटर रख दिया मैंने। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 मीटर है। और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 मीटर। तो फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी 1.5 मीटर होगी क्या, बताओ। क्यों, r बराबर क्या होता है 2f होता है क्या, अभी मैंने बताया था r बराबर 2f। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से आप लोग देख लो। तो r बराबर 2f है, तो इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू तो 3 दे रखी हुई है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ये कितना वैल्यू देगा 1.5 मीटर, इतना देगा क्या। आपको फोकस मिल गया क्या, आपको यू मिल गया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन का मतलब क्या होता है वी, यही तो होता है वी। तो 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u लिख सकता हूँ क्या मैं, अभी हम लोग ने मिरर फार्मूला पढ़ा। अच्छा f की वैल्यू, अच्छा देखो साइन कन्वेक्शन में अभी मैंने बताया था इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो इधर है इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है f, तो f की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे भाई 1.5 होगी क्या, बोलो। अच्छा 1/v हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको वैसे ही लिख दो 1/v। सवाल करने का सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला लिखो, जो चीज़ नहीं पता है उसको आप वैसे एज इट इज़ उतार दो। और u की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू कहाँ है, u की वैल्यू है 5, u की वैल्यू है 5। अच्छा u की वैल्यू क्या है 5 बट -5, क्या बात समझ में आई क्या, -5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब प्लस और माइनस, माइनस होगा बट जब हमारी वैल्यू इक्वस टू के LHS में जाएगी, LHS RHS तो जानते ही होगे, तो LHS में जाएगी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 प्लस 1/5 हो जाएगी क्या, बताओ होगी क्या। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे 10 बनाता हूँ, और आपको एलसीएम लेना आता होगा तो एलसीएम इसका क्या आएगा 15 आएगा, और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे आपको चाहिए 15, तो इसको आप कर लो 3 × 3, ठीक। ये तो छोटे क्लास में बताया जाता है। और 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। ये किसकी वैल्यू आई 1/v की वैल्यू आई, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू v की, तो v की वैल्यू क्या आएगी 15/13, इतना मीटर आया क्या आपको। अब आप इसको पॉइंट में बना सकते हो, वो आपका हेडेक है, ठीक। यहाँ पे यहाँ तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पूरा नंबर ही देगा। तो अब आपको पोजीशन पता चल गई। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, क्या वी हमारा कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में
आपका जो इमेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है क्या? आपको पता है कि इसी डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से नेचर आप बता सकते हो कि ये कैसा होगा। नेचर का मतलब है कि आपका इरेक्ट रियल होगा कि इमेजनरी होगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि हमें इमेजनरी होगा। तो नेचर क्या हो गया? इमेजनरी हो गया। यानी इमेजनरी ना लिखना चाहो तो वर्चुअल लिख दो। वर्चुअल, वर्चुअल नेचर हमारा तो वर्चुअल हो गया। पोजीशन हमें पता चल गई 15/13। ओके, तो यहाँ से आपको इतना सवाल तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बचता है कि साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि m बराबर क्या होता है? -v/u। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, -v/u, ठीक है। तो -v/u, तो v की वैल्यू आपको पता है कि ये तो 15/13 है कि नहीं है? अब देखो अपने आप साइन आएगा, आप अपना दिमाग ना लगाना। v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव रख दिया। u की वैल्यू क्या है? -5, तो -5 रख दिया। तो माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव आया क्या? तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/13 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो 3/13 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया कि इतना ये। अच्छा, इमेज ऑफ द साइज यहाँ से, तो ये आपका मैग्नीफिकेशन वैल्यू आ गया। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? यहाँ से पता चल गया। अच्छा देखो यहाँ से क्या है कि आपको एक चीज़ और दिया हुआ है। मान लो कि हाइट अगर पूछ लेता, ठीक है, हाइट अगर पूछ लेता तो आप h' वाला फॉर्मूला लगाते। बट यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है कि h की वैल्यू नहीं दे रखी हुई, ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे नहीं रखी हुई है, तो आप यहाँ पे ना लगाओ। बट यहाँ पे आपको जो साइज़ आपका है वो इससे मतलब इन लोग का ये है कि ये कैसा होगा, मतलब अभी इनलार्ज्ड होगा। कैसा होगा? अभी मैंने समझाया था आपको चार्ट में कि इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज आपका फॉर्मेशन होगा। और पोजीशन क्या होगी? 15/13 होगी, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ समझ में आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जहाँ पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एफ पूछ सकता है। ये एफ की वैल्यू पूछेगा, वी की वैल्यू पूछेगा, यू की वैल्यू पूछेगा, और h' की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर h की वैल्यू पूछ सकता है। कोई चीज़ें दे रखी होंगी उसके बाद ही पूछेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से मैंने अगर सेंटर ऑफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो, यानी r की वैल्यू दे रखी हो, तो भी मैंने बता दिया कि r = 2f होती है। तो ये भी मैंने समझा दिया है आपको। तो यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को उठाया और सारी चीज़ें बता दी। आपका भी यही होना चाहिए कि एक क्वेश्चन उठाओ और उसी में हर एक पॉइंट सवाल कर दो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और समझने की शक्ति भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो यू की वैल्यू हो गई कितनी, हो गई 25। अभी देखो साइन नहीं लिया है, साइन फॉर्मूले में रख देंगे। कहता है कि इसकी फोकल लेंथ जो है एफ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है क्या। अब आपको ये भी पता है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होती है वो निगेटिव होती है, v निगेटिव होती है, u निगेटिव होता है। तो देख लेते हैं v देखो या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अभी पता चल जाएगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो f -15 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी ही है। u की वैल्यू क्या होगी -25। अच्छा, आपके इस दिमाग में ये चल रहा होगा कि v की वैल्यू क्यों नहीं निगेटिव रखी गई। तो देखो v की वैल्यू जिस वैल्यू को वो बोले कि निकालना है तो उसका साइन अपने आप आएगा, तब हम लोग बताएंगे कि आखिर वो इमेज कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है। ठीक है, आपको पहले से रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब भी मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/15, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/25। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देख लेना, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आई थी 1.5। ठीक, यही आई थी। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ही किया था क्या, इसमें तो अब है भी नहीं शायद। देख लो, हो सकता, आप देखो, हाँ देखो 10/15 प्लस 1/5, यही हुआ था क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो अच्छा देखो, एलसीएम कितना हो सकता है। अब एलसीएम लेने का तरीका देखो, कैलकुलेशन ट्रिक का अगर आपको ज़रूरत होगी तो एलसीएम कैसे जल्दी से जल्दी ले सकते हो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताओगे क्या, 75 आएगा क्या। 15 5 से 75 होता है क्या, 25 3 होता है क्या। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -2/75, इतनी आ जाएगी 2/75 -2/75। क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोग को। तो 1/v की वैल्यू आ गई -2/75, तो v की वैल्यू आ गई -75/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी -37.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज होगा माइनस में वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब जो आपका इमेज ऑब्टेन्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा। साइज ऑफ द इमेज, देखो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज कहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में साइज ऑफ द इमेज कहा था, होता तो मतलब साइज ऑफ द इमेज से यही है कि उसकी हाइट पूछ रहा है, बट यहाँ पे कोई भी हाइट का ऐसा कोई चीज़ दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि साइज़ जो होगा इनलार्ज्ड होगा। अगर आपको ना दिया हो तो आप निकालोगे नहीं, वहाँ पे दिमाग ना लगाने लगना कि कुछ भी मान करके निकालने लगो। ठीक है, तो 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, ये पता चल गया। अब आपको m की वैल्यू पता है कि m की वैल्यू, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को बिगाड़ देता हूँ। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -h' और -v/u, ये भी होती है। तो h' क्या होता है, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट h' होती है इमेज की हाइट। तो ये तो आपको निकालनी ही है। h क्या है 4। अच्छा, ये क्या देखो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो पॉजिटिव होगा,
माइनस वी की वैल्यू क्या है -37.5 अपॉन यू की वैल्यू क्या होगी माइनस में 25 होगी क्या। ठीक है, अब इस सवाल को ज़रा इस तरीके से करो आप लोग, 37.5 ना लिख करके 75/2 लिखो यहाँ पे वैल्यू -75/2। अब देखो यही चीज़ आपको देखनी है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, तो हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस का 25, तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाता है कट, और एच डैश की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 75 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 25, 25 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये जो माइनस आपका था तो माइनस में 6 हो जाएगी इतने सेंटीमीटर। तो आपका जो साइज़ आएगा इमेज का वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा देखो माइनस में है साइज़, देखो 6 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पे माइनस आपको लिखना नहीं होता है आंसर में। माइनस ये शो करता है कि आपका जो इमेज बना है वो जो है वो इस डायरेक्शन में बना है, यानी इन्वर्टेड बना है। ये केवल ये शो करता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बना है। तो आप जब आंसर लिखोगे तो आप आंसर में माइनस साइन नहीं लगाओगे, नहीं तो गलत कर दिया जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन पर। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।